नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। हमारा कवरेज लगातार जारी है। पेरिस पर सबसे बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है फ्रांस में। हालांकि इससे पहले भी आपको याद होगा जनवरी के महीने में शार्लो एब्दो मैगजीन के दफ्तर में हमला हुआ था, लेकिन ये अब तक का सबसे बड़ा हमला फ्रांस पर बताया जा रहा है। अलग अलग तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। इस हमले के बाद कैसी अफरा तफरी वहां मौची, डर और दहशत का माहौल वहां था। कितनी बड़ी चुनौती सुरक्षा एजेंसियों के सामने थी कि वहां पर फौरन जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जा सके, और साथ ही साथ जिन लोगों ने इस हमले को अंजाम दिया है, जिन आतंकवादियों ने यह हमला फ्रांस पर बोला है, उन्हें काबू में किया जाए। हालांकि 7 इनमें से सुसाइड अटैकर्स थे, 8 को मार गिराया गया है। तो ये नेशनल स्टेडियम की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे थे, जिस दौरान वहां पर 3 धमाके हुए और खुद दर्शक दीर्घा में वहां राष्ट्रपति मौजूद थे। लेकिन खास बात ये देखिए कि जैसे हमला मुंबई में हुआ था, 26/11 का हमला, ठीक उसी तर्ज में आतंकवादियों ने पेरिस में इस हमले को अंजाम दिया। 6 ग्रुप में बंटकर 8 आतंकियों ने पेरिस में इस हमले को अंजाम दिया। तो वहीं मुंबई में जब 26/11 हमला हुआ था तो छोटे समूहों में बंटकर इसी तरह से आतंकवादियों ने अलग अलग जगहों को निशाना बनाया था। पेरिस में रेस्टोरेंट और क्लब को निशाना बनाया गया, तो वहीं मुंबई में भी भीड़ भाड़ वाली जगहों को निशाना बनाया गया था, चाहे वो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस हो या फिर मुंबई की वो सड़कें हो जहां पर अंधाधुंध फायरिंग आतंकवादियों की तरफ से की गई थी। पेरिस में नेशनल स्टेडियम में धमाके किए गए। सुरंग से शहर में दाखिल होने का अंदेशा है। हालांकि अभी ये बिल्कुल शुरुआती जानकारियां मिल रही हैं इस पर। और इसी तरह से आपको याद होगा मुंबई में जब हमला हुआ था तो पाकिस्तान से आतंकवादी समुद्री रास्ते से भारतीय सीमा में दाखिल हुए थे। इस हमले के दौरान जो हथियार आतंकवादियों के पास मौजूद थे, एक बड़ा जखीरा पेरिस के हमले के दौरान भी, और जब मुंबई में हमला हुआ था तो उस वक्त भी बंदूक, राइफल, बारूद से लैस थे ये तमाम आतंकवादी, और इन आतंकवादियों ने उस हमले में खुद को उड़ा भी लिया था। और ठीक इसी तर्ज पर पेरिस में भी जो 8 आतंकवादी मार गिराए गए, हालांकि उनमें से 7 जो थे वो सुसाइड अटैकर्स थे। उन्होंने खुद को सुसाइड बेल्ट से उड़ा लिया था। और इस वक्त मुंबई से हमारी संवाददाता विद्या जुड़ गई हैं हमारे साथ। विद्या, खास बात यह कि खुद पेरिस की भी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो ये बात कह रही हैं कि जिस तरह से मुंबई पर हमले को अंजाम दिया गया, उसी तर्ज पर, उसी मिलीजुली मॉडस ऑपरेंडी के साथ आतंकवादियों ने पेरिस को दहलाया है। आप लोग उस टाइम पर रिपोर्टिंग करते रहे हैं, किस तरह से आप इस पूरे इंसिडेंट को, इस पूरे घटना को, इस हमले को देखते हैं? मीनाक्षी, वो 7 साल पहले वो नवंबर का ही महीना था और अब भी इस वक्त नवंबर का ही महीना है, और अभी 7 साल होने में कुछ ही दिन बाकी हैं। और यही वजह है कि मुंबई के लोग जब पेरिस की ये तस्वीरें देख रहे थे आज सवेरे से, तो उनकी जहन में सिर्फ एक ही चीज़, एक जो घबराहट थी, वो 7 साल पुरानी घबराहट वापस जहन में आ रही थी। उन्हें याद आ रहा था कैसे वो सिहर उठे थे जब मुंबई में ये हादसा हुआ था। मुंबई में भी कुछ इसी तरह से जो रेस्टोरेंट्स हैं, चाहे आप ताज होटल के रेस्टोरेंट्स ले लीजिए या फिर ओबेरॉय होटल पे जो अटैक हुआ था वहां के रेस्टोरेंट्स, अंधाधुंध फायरिंग रेस्टोरेंट्स में हुए थे। जो लोग टेबल के नीचे दबक के रह गए थे वो अपनी जिंदगी बचाने में कामयाब हुए थे। वहीं जो लोग अपनी जिंदगी नहीं बचा पाए थे तो तकरीबन 160 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई थी। और यही वजह है कि जब लोग देखते हैं कि ये फिदायीन हमले मुंबई के बाद अब पेरिस में भी हो रहे हैं, तो लोगों के जहन में सिर्फ यही आता है कि आखिर ये आतंकवादी हमले होते क्यों और क्या इन्हें रोकने का कोई तरीका नहीं है क्या? बिल्कुल, ये तमाम बड़े सवाल हैं। हालांकि ये हमला अभी जैसे हुआ उसके बाद अभी बहुत कम वक्त बीता है, ऐसे में अभी सुरक्षा एजेंसियों को भी ये क्रैक करने में वक्त लगेगा कि आखिर किस तरह से आतंकवादी दाखिल हुए, कहां से दाखिल हुए और कैसे इस पूरे हमले को अंजाम दिया गया। लेकिन जो पूरी प्लानिंग आतंकवादियों की इस दौरान रही, खास बात यह कि निशाना उन जगहों को बनाया गया जहां पर लोग भारी संख्या में मौजूद थे। वीकेंड का वक्त था, शुक्रवार की शाम, शुक्रवार की रात, और ऐसे में चाहे वो नेशनल स्टेडियम हो, चाहे वो क्लब हो, बार हो, रेस्टोरेंट हो या फिर कॉन्सर्ट हॉल हो जहां पर इस हमले को अंजाम दिया गया, खुद राष्ट्रपति नेशनल स्टेडियम में दर्शक दीर्घा में मौजूद थे। और ऐसे में उस जगह पर भी यह हमला होना, सिक्योरिटी कंसर्न, साथ ही किस तरह की सुरक्षा वहां पर मौजूद थी, इस पर बड़े सवाल खड़े करता है।
तो ऐसे ही और भी कई सवाल हैं जो इस पूरे हमले पर आगे खड़े हो रहे हैं। विद्या हमें लगातार इस पर अपडेट कर रही है मुंबई से। विद्या, जिस तरह से मुंबई में जब यह हमला हुआ था तो हमने देखा था कि उस दौरान भी आतंकवादी यूं ही सड़कों पर उतरे, फायरिंग की, लोगों को बंधक बनाने की उनकी कोशिशें रहीं। उस तर्ज पर चलिए विद्या, आपके पास हम आते हैं, लेकिन इस बीच हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये सुबह की तस्वीरें हैं हमले की रात के बाद, जब सुबह हुई उसके बाद कैसा आलम वहां पर था, ये तस्वीरें अपने आप में बताने के लिए पुलिस की गाड़ियां वहां मौजूद। हालांकि वो तमाम जगह जहां पर इन हमलों को अंजाम दिया गया, 6 जगहें, अब उनकी गहन जांच होगी और इस जांच में पूरा कंसर्न इन सुरक्षा एजेंसियों का भी ये रहेगा कि वहां से जो भी सबूत जुटाए जा सके या जो भी जानकारी मिल सके, ताकि इस हमले के पीछे किन ताकतों का हाथ था और कैसे इस हमले को अंजाम दिया गया, कैसे आतंकी दाखिल हुए और लोगों के बीच तक जा घुसे, इन तमाम सवालों के जवाब मिल सकें। इसलिए इन जगहों की तलाशी इस वक्त जारी है और ये ताज़ा तस्वीरें जो हमें मिल रही हैं वो आपको हम दिखा रहे हैं। हालांकि ISIS ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है, लेकिन फिर भी अभी पेरिस की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, फ्रांस की जो एजेंसीज हैं, उनका इन खबरों को पुष्ट करना बाकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 158 लोगों की इन हमलों में जान गई है और कई लोग जख्मी भी हैं। लोगों को फौरी मदद देना, उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाना, ये सबसे बड़ी चुनौती सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए थी। लेकिन इस बीच बड़ा सवाल ये भी कि आखिर पेरिस को इस हमले के लिए क्यों चुना गया। फ्रांस ने एक ही साल में ये 2 बड़े हमले झेले हैं। जनवरी में शार्ली एब्दो मैगजीन के दफ्तर पर आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद अब ये दूसरा आतंकवादी हमला जिसे फ्रांस में हुआ अब तक का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। और जिस तरह से विशेषज्ञ बातें कर रहे हैं उसके मुताबिक द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की सबसे खतरनाक स्थिति इसे कहा जा रहा है। नक्शे के जरिए आपको ये हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कहां कहां ये हमले हुए। 6 जगह, स्टेडियम के बाहर 3 धमाके हुए। इसके अलावा रूई द शेरॉन में हमले में 18 की मौत हुई। डावला कॉन्सर्ट हॉल जहां पर 120 लोगों को बंधक बनाया गया और उसके बाद उनकी हत्या की गई। इसके अलावा कई जगह पर शूट आउट किए गए। स्टेड द फ्रांस, ये स्टेडियम जहां पर मैच चल रहा था फ्रांस और जर्मनी की टीम के बीच, मैच के दौरान ही 3 धमाके हुए। लेकिन इससे पहले कि लोग समझ पाते कि ये धमाके दरअसल आतंकवादी हमला फ्रांस के ऊपर है, पेरिस के ऊपर है, बहुत देर बाद इस बात का अंदाजा हुआ। रात 9 बजे सबसे पहले बार और रेस्टोरेंट के बाहर आतंकी हमले की खबर मिली। लोगों ने यह हमला झेला। उसके बाद रात 9:50 पर नेशनल स्टेडियम के बाहर 2 धमाके हुए। रात 9:57 पर बैटक्लॉन के कॉन्सर्ट हॉल में आतंकी हमला हुआ, जहां पर काफी संख्या में लोग मौजूद थे, हजारों की संख्या में। रॉक बैंड का यहां पर परफॉर्मेंस चल रहा था और यहीं पर जब लोगों को बंधक बनाया गया तो उन पर फायरिंग की गई रात 10:08 पर। तो देखिए, बेहद कम अंतराल में आतंकवादियों की छोटी छोटी टुकड़ियां जो छोटे छोटे ग्रुप में बंटकर गई और उसके बाद इन जगहों पर हमले किए। रात 10:15 पर राष्ट्रपति को नेशनल स्टेडियम से बाहर निकाला गया, जहां फ्रांस और जर्मनी की टीम के बीच मैच था। खुद राष्ट्रपति दर्शक दीर्घा में बने हुए थे, लेकिन उसके बावजूद ये हमला देखिए कितना गंभीर हो सकता था और कितने लोगों की जान इसमें खतरे में पड़ सकती थी, क्योंकि हजारों की संख्या में लोग स्टेडियम में मौजूद थे। इस हमले के बाद फ्रांस में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया, साथ ही बॉर्डर्स को सील कर दिया गया। वहीं इस हमले के बाद अलग अलग जगह से प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। पूरी दुनिया भर में इस हमले की निंदा तो हो ही रही है। सुनिए गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इस पर क्या कहा। पेरिस में जो आतंकवादी वारदात हुई है, बड़ी संख्या में लोगों की जानें गई हैं। मैं इस घटना की निंदा करता हूं, इसकी मैं भर्त्सना करता हूं और साथ ही जो भी पीड़ित लोग हैं, परिवार, उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। और मैं ये चाहता हूं कि शब्दों के माध्यम से ही इसकी भर्त्सना नहीं होनी चाहिए, ये इतना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ सारे देश को एकजुट होकर इसका मुकाबला करने की आवश्यकता है। और एक फोरम पर इस आतंकवाद से लड़ने के लिए विश्व के सारे देशों को आने की आवश्यकता है। ये मुंबई की तरह ही पेरिस में भी अटैक हुआ, कि आपको लगता है ये फ्रांस का 26/11 है? अब देखिए, मैं इसको किसी से तुलना नहीं करना चाहता। आतंकवादी वारदात होती है। बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि आतंकवाद जैसी चुनौती का मुकाबला करने के लिए विश्व के सारे देशों को
एकजुट होने की आवश्यकता है, एक फोरम पर आने की। देश में भी अलर्ट जारी किया गया है, कोई सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के निर्देश दिए गए। भारत में किसी तरह अलर्ट जारी कोई चुनौती, कितनी बड़ी चुनौती है? ये आतंकवाद तो मैं समझता हूँ कि भारत के लिए नहीं, सारे विश्व के लिए चुनौती है। पेरिस में हुए आतंकी हमले में एक फोन ने एक शख्स की जान बचा ली। इस शख्स के मुताबिक जब स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम के बाहर धमाका हुआ तो उस दौरान वो सड़क पार कर रहा था। ये धमाका इतना तेज था कि आसपास की चीजों के परखचे उड़ गए और ऐसे में कोई चीज उड़ती हुई इस तरह शख्स की तरफ भी तेजी से आई, लेकिन वो मोबाइल फोन से टकरा गई जिससे इस शख्स का सर बाल बाल बचा। Ici, ça m'a transpercé ici. Du coup, c'est ce qui m'a sauvé. Le temps qui raccroche, je traversais et directement, boum, ça a explosé devant moi. Donc tout est parti en éclat, j'ai ressenti les projectiles et tout, et moi je suis parti, j'ai carrément voltigé. Je suis tombé, je me suis relevé, et c'est là que vous m'avez vu aussi, là-bas vous étiez déjà dans le coin. Donc voilà, ça c'est le portable qui a pris le coup, c'est ce qui m'a sauvé. Sinon ma tête, ça partait en éclat quoi. तो इसे कहते हैं जाखोरा के साईं या मार सके ना कोई, लेकिन जहां जहां ये हमले हुए एक बार आपको नक्शे के जरिए इन तमाम जगह की मार्किंग्स हम यहाँ पर दिखाते हैं। कॉन्सर्ट हॉल जहां पर 120 बंधकों की हत्या की गई। इसके अलावा रूई द शेरॉन, यहाँ पर हमले में 18 की मौत हुई। वहीं बाउलेवार्ड बुलात्रा, यहाँ पर आतंकियों ने खुद को उड़ा लिया। रूई द ला फुदाने, यहाँ पर शूट आउट में 5 की मौत हुई। और इसके अलावा स्टेड डी फ्रांस नेशनल स्टेडियम, जहां जिसके बाहर 3 धमाके हुए लाइव मैच के दौरान। रुकेंगे हम एक ब्रेक।